खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। गुड इवनिंग। शाम के 5 बजे हैं। इकोनॉमी एनजीओ देख रहे हैं आप। शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें लेकर आपके साथ में हूं पवार। शो की शुरुआत करेंगे बाजार के हाल के साथ। बाजार में आज जोरदार तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 353 अंक चढ़ा है, वहीं निफ्टी 96 अंक चढ़कर बंद हुआ है। डॉलर के मुकाबले रुपया भी आज मजबूत हुआ है। 42 पैसे की मजबूती लेकर 73.81 के मुकाबले 73.39 के स्तर पर इसने अपनी क्लोजिंग दी है। इंडाइसेस की अगर बात की जाए तो बीएसई के मिड कैप इंडेक्स में 0.55% की बढ़त रही, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में आज वीकनेस के साथ ट्रेड हुआ है। स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली के चलते स्मॉल कैप इंडेक्स 0.23% की कमजोरी के साथ इसने अपनी क्लोजिंग दी है। ऑयल एंड गैस स्पेस की अगर बात की जाए तो यहां पर कल जहां बिकवाली हावी दिखी थी, वहां पर आज खरीदारी देखने को मिली है। 0.42% की तेजी लेकर इस इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग दी। आज निफ्टी बैंक की अगर बात की जाए तो 12 हफ्ते की बड़ी वीकली तेजी यहां इस स्पेस में देखने को मिली है। बैंक निफ्टी 923.45 अंकों की मजबूती लेकर 24,523.80 के स्तर पर बंद हुआ है। प्राइवेट बैंकिंग शेयरों में भी आज बड़े स्तर पर खरीदारी देखने को मिली है और प्राइवेट बैंक इंडेक्स निफ्टी का 4.37% चढ़कर बंद हुआ, जबकि सरकारी बैंकों में खरीदारी हुई है और इसी के चलते पीएसयू बैंक इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग 4.86% की तेजी के साथ दी है। रियल्टी इंडेक्स 0.13% की बढ़त लेकर बंद हुआ है। मीडिया इंडेक्स में 1.80% का उछाल देखने को मिला, जबकि मेटल स्पेस में बाइंग के चलते मेटल इंडेक्स 0.42% की तेजी लेकर बंद हुआ है। ऑटो स्पेस की अगर बात की जाए तो यहां पर भी आज वीकनेस देखने को मिली है। 0.87% का दबाव लेकर इस इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग दी, जबकि फार्मा इंडेक्स आज 0.30% चढ़कर बंद हुआ है। आईटी इंडेक्स में 0.11% की बढ़त दर्ज की गई, जबकि एफएमसीजी इंडेक्स 61 अंक टूटकर बंद हुआ है। हफ्ते के परफॉर्मेंस की बात करें तो इंडेक्स की तो सेंसेक्स 2.7% चढ़ा है, निफ्टी 2.5% चढ़कर इस हफ्ते बंद हुआ है। इस हफ्ते बैंक निफ्टी में 9.6% का उछाल देखने को मिला, जबकि इस हफ्ते मिड कैप इंडेक्स में 2.4% की मजबूती देखने को मिली है। स्मॉल कैप इंडेक्स में 3.7% की बढ़त दर्ज की गई। एडवांस और डिक्लाइंस की भी बात कर लेते हैं। निफ्टी के 50 में से 25 शेयरों में खरीदारी रही, 25 शेयरों पर बिकवाली का दबाव देखने को मिला, जबकि बैंक निफ्टी के 12 में से 12 शेयरों में आज खरीदारी हुई है और इसी के चलते तमाम शेयर आज हरे निशान में ही बंद हुए हैं, जबकि सेंसेक्स के 30 में से 17 शेयरों में खरीदारी देखने को मिली और 13 शेयरों पर बिकवाली का दबाव देखा गया। बाजार का आज का सत्र खत्म होने पर सेंसेक्स 353.84 अंकों की तेजी लेकर 39,467.31 के स्तर पर बंद हुआ है। 96 अंकों की मजबूती निफ्टी में देखने को मिली। 11,655.25 के लेवल्स पर निफ्टी ने अपनी क्लोजिंग दी है, यानी कि आज के सेशन में 0.90% की तेजी सेंसेक्स में देखने को मिली है और 0.28% की बढ़त निफ्टी में देखने को मिली। वहीं कोरोना वायरस की वजह से वित्त वर्ष 2020-21 में जीएसटी कलेक्शन में लगभग 2.35 लाख करोड़ रुपए की कमी आई है। कल हुई जीएसटी काउंसिल की 41वीं बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था में गिरावट आ सकती है। लॉकडाउन से राज्यों को भारी नुकसान हुआ है। राज्यों को हुए घाटे की क्षतिपूर्ति के लिए 2 विकल्पों पर विचार किया गया है। आपको बता दें कि अप्रैल जुलाई के लिए जीएसटी कॉम्पनसेशन के रूप में केंद्र सरकार पर राज्यों का बकाया 1.5 लाख करोड़ रुपए है, लेकिन आर्थिक मंदी की वजह से केंद्र सरकार ये मुआवजा देने की स्थिति में नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कहा कि केंद्र सरकार राज्यों को हुए नुकसान के लिए जवाबदेह नहीं है, जबकि जीएसटी नियमों के मुताबिक राजस्व का नुकसान होने पर केंद्र सरकार को राज्यों को मुआवजा देने का प्रावधान है। कोरोना की वजह से हुए आर्थिक नुकसान पर केंद्र सरकार का कहना है कि राज्य बाजार या आरबीआई से कर्ज उठाएं, जबकि राज्यों का कहना है कि यह काम केंद्र सरकार को करना चाहिए और राज्यों के घाटे की भरपाई सरकार को करनी चाहिए। वित्त मंत्रालय की तरफ से मुआवजे की भरपाई को लेकर राज्यों को जो 2 विकल्प दिए गए हैं, उसमें पहला विकल्प ये है कि राज्यों को रिजर्व बैंक से 97,000 करोड़ रुपए का स्पेशल कर्ज मिलेगा, जिस पर इंटरेस्ट रेट काफी कम लगेगा और कर्ज को राज्य 5 साल में अदा कर सकते हैं। दूसरा विकल्प जो है वो है पूरा 2.35 लाख करोड़ रुपए का गैप राज्यों की तरफ से रिजर्व बैंक की मदद से वहन किया जाएगा। इन दोनों
विकल्पों में से किसी एक को चुनने के लिए राज्यों को 7 दिनों का समय दिया गया है। एक बार किसी भी विकल्प को लेकर केंद्र और राज्य के बीच सहमति बन जाती है तो इस दिशा में तेजी से काम किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि ये विकल्प केवल चालू वित्त वर्ष के लिए ही लागू रहेंगे। अप्रैल 2021 में नए सिरे से 5वें साल को लेकर चर्चा की जाएगी। वहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक स्पष्टीकरण जारी किया गया है। इसके मुताबिक वर्ल्ड बैंक ने माना है कि उससे गलती हुई है। अपनी पिछली रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने भारत की रैंकिंग में सुधार होने का दावा किया था। अब वर्ल्ड बैंक का कहना है कि रैंकिंग संबंधित रिपोर्ट तथ्यों से परे थी। वर्ल्ड बैंक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में भारत की रैंकिंग पर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं। कैसे, रिपोर्ट में समझते हैं। विश्व बैंक ग्रुप ने डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में इस्तेमाल किए गए डेटा में बदलाव और अनियमितताओं की वजह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के प्रकाशन पर रोक लगा दी है। विश्व बैंक की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि अक्टूबर 2017 और 2019 में प्रकाशित डूइंग बिजनेस 2018 और डूइंग बिजनेस 2020 की रिपोर्ट में डेटा में बदलाव हुए हैं और इसको लेकर कई अनियमितताएं सामने आई हैं। डेटा में बदलाव डूइंग बिजनेस कार्यप्रणाली के साथ असंगत थे। 27 अगस्त 2020 को विश्व बैंक ग्रुप ने डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पर एक बयान जारी किया है, जिसमें ये तमाम बातें सामने आई। विश्व बैंक के मुताबिक बीते 17 सालों से डूइंग बिजनेस रिपोर्ट उन देशों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण साबित हुआ है जो व्यापार करने की लागतों को मापने की मांग कर रहे हैं। डूइंग बिजनेस इंडिकेटर और कार्यप्रणाली को किसी एक देश को ध्यान में रखते हुए तैयार नहीं किया गया है, बल्कि समग्र व्यावसायिक जलवायु को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए इसे तैयार किया गया है। लेकिन अक्टूबर 2017 और 2019 में प्रकाशित डूइंग बिजनेस 2018 और डूइंग बिजनेस 2020 की रिपोर्ट में डेटा में बदलाव के संबंध में कई अनियमितताओं की सूचना सामने आई, जिसमें डेटा में परिवर्तन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कार्यप्रणाली के साथ असंगत पाया गया। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि उसके लिए डेटा और विश्लेषण की अखंडता और निष्पक्षता सर्वोपरि है, इसलिए बैंक ने इन अनियमितताओं के सामने आने के बाद कुछ फैसले लिए हैं। फैसलों के तहत वर्ल्ड बैंक पिछली 5 डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के लिए संस्थागत डेटा समीक्षा प्रक्रिया के बाद हुए डेटा परिवर्तनों की एक व्यवस्थित समीक्षा और मूल्यांकन कर रहा है। वर्ल्ड बैंक के स्वतंत्र आंतरिक लेखा परीक्षा फंक्शन से डेटा संग्रह के लिए प्रक्रियाओं की एक ऑडिट कराने के साथ साथ व्यापार करने के लिए समीक्षा और डेटा अखंडता की सुरक्षा के लिए नियंत्रण करने के फैसले लिए गए हैं। वर्ल्ड बैंक निष्कर्षों के आधार पर काम करेगा और उन देशों के आंकड़ों को पूर्वव्यापी रूप से सही करेगा जो अनियमितताओं में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक को इस स्थिति से अवगत कराया गया क्योंकि उन देशों के प्राधिकरण हैं जो डेटा अनियमितताओं से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। वर्ल्ड बैंक ने मूल्यांकन के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के प्रकाशन पर रोक लगाने का फैसला लिया है। जानकारी दे दें कि अक्टूबर 2019 की रिपोर्ट जारी होने के बाद वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा, भारत ने 2019 में 77 के अपने रैंक के खिलाफ 14 पदों की छलांग दर्ज कराई है, जिसे विश्व बैंक की तरफ से मूल्यांकन किए गए 190 देशों के बीच 63वें रैंक पर रखा गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक में भारत की 14वीं रैंक की छलांग महत्वपूर्ण है। ये देखते हुए 2015 के बाद से लगातार इसमें सुधार हुआ है। आधिकारिक बयान में ये भी कहा गया, सरकार की लगातार कोशिश की वजह से 2014 से 2019 के बीच भारत ने 79 पदों में सुधार किया है। अब वापस लिए गए विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक डूइंग बिजनेस 2020 में सबसे उल्लेखनीय सुधार वाली अर्थव्यवस्थाएं सऊदी अरब, जॉर्डन, टोगो, बहरीन, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, कुवैत, चीन, भारत और नाइजीरिया थी। विश्व बैंक का ये भी कहना है कि 2018-19 में इन देशों ने जरूरी रिफॉर्म्स को लागू किया था। अब देखना होगा कि वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट के बाद वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का क्या कुछ बयान आता है। बिजनेस डेस्क, जनतंत्र टीवी।
तो वर्ल्ड बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रकाशन पर रोक लगाने का फैसला लिया है। ये फैसला पिछले कुछ रिपोर्ट के डेटा में हुई अनियमितताओं के बाद लिया गया है। इस पर विपक्ष मोदी सरकार को घेरने में जुट गई है। इस पर कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर तीखी टिप्पणी की है। जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि वर्ल्ड बैंक की सूची में सुधार पर श्री मोदी खूब ढिंढोरा पीट रहे थे। अब बैंक ने डेटा और मेथोडोलॉजी में अनियमितताओं की वजह से इसके आगे प्रकाशन पर रोक लगा दी है। सरकार अपनी काफी ऊर्जा बोगस रैंकिंग के पीछे भागने में ज़ाया करती है, जबकि हमारे एमएसएमई की हालत काफी खराब है। इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। चलिए, इसी मामले को लेकर हमारे साथ अभिषेक राजाराम जुड़ गए हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अभिषेक जी, बहुत शुक्रिया जनतंत्र टीवी को समय देने के लिए। जिस तरह से वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट सामने आई है, सबसे पहली बात जो सामने आती है वो ये है कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से इतनी बड़ी गलती पहले तो एक्सपेक्टेड है नहीं, लेकिन चूंकि अब गलती हो चुकी है और वर्ल्ड बैंक ने अपनी गलती मान भी ली है, ऐसे में इसका असर आप भारत पर क्या देख रहे हैं? क्योंकि इतनी बड़ी गलती जो वर्ल्ड बैंक की तरफ से हुई है उससे डेफिनेटली अब आंकड़े तो बदल ही जाएंगे, लेकिन परिवेश किस तरह से बदलेगा, माहौल में किस तरह के बदलाव आएंगे? क्योंकि काफी सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अब चीन छोड़कर भारत में इन्वेस्टमेंट करने पर विचार कर रही थी। वैसे ही बिजनेस के जो नॉर्म्स हैं भारत में वो काफी सख्त हैं। ऐसे में वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट में अनियमितता का आना आप इसको कैसे ले रहे हैं? देखिए, ये जो गलतियां थी, ये जो करी गई है या जो भी कुछ है, ये वहां पर ऑडिटर ने पॉइंट आउट की। जो उनका ऑडिट हुआ है, उन्होंने कहा है कि जो आपने जिस डेटा के बेस पर ये रैंकिंग दी थी वो डेटा रिलायबल नहीं है, तो ये ऑडिट में गलतियां पकड़ी गई हैं। तो इससे असर ये हुआ कि ये सबसे दुखद बात ये है कि ऐसे गलत टाइम पर ये नंबर आया है। तो जब चाइना से कंपनीज मूव कर रही है ड्यू टू कोरोना वायरस, भाई माहौल वर्ल्ड वाइड चाइना के अगेंस्ट है, वहां से कंपनीज मूव कर रही थी और इंडिया में आने की संभावनाएं लग रही थी और इंडिया कोशिश भी कर रहा था। लेकिन अब इसकी वजह ये है कि अब चूंकि हमारा ईज ऑफ बिजनेस तो पहले भी नहीं था, ये 190 देशों का जो आंकड़ा होता है उसमें हम 144 नंबर पर से रीजनेबली ठीक थे, जो हमारी सच्चाई है। लेकिन किसी तरह डेटा मैनिपुलेट करके हमारी रैंकिंग बढ़ा कर पहले 100 हुई, फिर 77 हो गई, अब 63 हो गई थी। तो ये, जबकि आप अगर देखें जब से कंपनीज एक्ट आया है या जीएसटी आया है, जीएसटी तो सारे दुखों का निवारण करने के लिए लाया गया था और आज हालत ये है कि स्टेट और सेंटर आपस में लड़ रहे हैं और आम आदमी को तो कोई सहूलियत मिली नहीं है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अगर होता तो हमारी जीडीपी 50% बढ़ गई होती। बिल्कुल, हमारी जीडीपी बढ़ती, लोगों को रोजगार मिलता। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो है नहीं है, कंपनी को रजिस्टर करने में इतना टाइम लगता, प्लस उसके साल के कॉम्प्लायंस बहुत ज्यादा, ब्यूरोक्रेसी तो आज भी है, रेड मारी जाती है। तो इस माहौल में भारत का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हमारी भारत सरकार ने जो ये कागज सबमिट करे थे उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह उठ गया है और वर्ल्ड बैंक ने उठाया है, तो यानी कि पूरी दुनिया को पता चल गया है कि हमने जो डेटा सबमिट करा है वो विश्वसनीय नहीं है। तो आज भारत की साख पर धब्बा लगा है, ये एक बहुत बुरी हालत है। इससे क्या होता है कि जो कंपनीज, जेन्युइन कंपनीज आना चाहती है, उनके बजाय वो तो कहते हैं साहब हम यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन जो कंपनी लॉबिंग के थ्रू आना चाहती हैं, जो अपने मनमाने फैसले करवाना चाहती हैं, क्योंकि लॉबिंग फॉरेन में अलाउड है, लाइजनिंग मना है, लॉबिंग अलाउड है, वो कंपनीज ज्यादा यहाँ मूव करेंगी और इससे जो आज की डेट में आपने भी सुना, सीएमआई का डेटा आया था कि बेरोजगारी अपने चरम पर है। अगर यहाँ पर कंपनीज आती तो वो कुछ इन्वेस्टमेंट भी करते और उससे जो बेरोजगारी बढ़ रही थी उसको रोजगार भी मिलता, मिडिल क्लास को भी भला होता। लेकिन अब हालात ये हैं कि जो कंपनीज आने वाली थी, क्योंकि भारत सरकार के दामन पर दाग लग गए हैं, तो अब वो नहीं आएंगी
और नहीं ठीक है आएंगी तो अभिषेक इसका जी, मैं सबसे आपको बड़ा रोकना चाहूंगी क्योंकि एक ब्रेक का समय हो गया है। आपसे और भी बातचीत करनी है, आपसे और भी टर्म्स को लेकर डिस्कशन करना है और इन डिटेल इसके बारे में हम समझना चाहते हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का समय हो गया है क्योंकि जिस तरह से वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट सामने आई है उसके बाद काफ़ी सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और फिलहाल भारत की स्थिति कैसी है बिजनेस को लेकर, उसको लेकर हम लगातार जानकारों से समझने की कोशिश कर रहे हैं। आगे भी अभिषेक जी से बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का समय हो गया है। चलिए, अभिषेक राजाराम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट सामने आई है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अनियमितताओं के चलते इसे अब रोक दिया गया है। वर्ल्ड बैंक ने ये फैसला किया है, इसे अब दोबारा से ऑडिट में लाया जाएगा और उसके बाद फ्रेश नंबर्स रिलीज किए जाएंगे। लेकिन अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आपसे एक सवाल और करना है, आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से ये रिपोर्ट सामने आई है, क्या स्टार्टअप्स पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है? ये स्टार्टअप पर असर ये होता है कि स्टार्टअप क्या होते हैं, कई बार छोटी कंपनी है लेकिन फिर वो थोड़ी बड़ी हो जाती है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है जी। क्या है, एंजल फंडिंग या पीई फंडिंग इसको बोलते हैं, जिसमें कंपनी में थोड़ा सा स्टेक कोई फॉरेनर इन्वेस्टमेंट ले लेता है। अब स्टार्टअप इंडिया ने शुरू करा था वो तो कभी चला ही नहीं जी। और जो नॉर्मल स्टार्टअप्स हैं वो बाहर से पैसा लाना चाहते हैं, लेकिन अब बाहर से आने वाले जब वो ये कहेंगे कि साहब हम अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यहाँ तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है ही नहीं। अगर आपके यहाँ आपका डेटा ही रिलायबल नहीं है तो आपके साथ व्यापार कौन करेगा? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और सर, फॉरनर्स सबसे ज्यादा डरते दो ही चीजों से हैं। एक कि यहाँ पर टैक्स रेट तो बहुत ज्यादा नहीं है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी तो नहीं है, जो कि यहाँ पर दोनों नहीं है इस समय। तीसरा उन्हें डर लगता है कि अगर हमने बिजनेस खड़ा कर लिया तो हमें बहुत ज्यादा उसके कॉम्प्लायंसेस तो नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि कॉम्प्लायंस कॉस्ट बहुत हाई होती है। ठीक है और अगर अभिषेक, आप एक भी कॉम्प्लायंस मिस कर जाएं तो उसके नोटिसेस के जवाब देना बहुत भारी पड़ता है। बिल्कुल भारी पड़ता है। लेकिन अभिषेक, अब सरकार के पास क्या विकल्प है, क्योंकि नंबर्स में तो गड़बड़ हो चुकी है, लेकिन सरकार को मौजूदा समय में किस तरह के स्टेप्स उठाने की जरूरत है ताकि ईज ऑफ डूइंग की जो स्थिति है उसको बेहतर किया जा सके, साथ ही साथ जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, भारत में जो कंपनियां एस्टैब्लिशमेंट लाना चाहती हैं, एस्टैब्लिश करना चाहती हैं अपने आप को, उसको उनको रिटेन करने के लिए सरकार क्या कुछ स्टेप्स उठा सकती है? देखिए, जब मई 2020 में कोरोना के बीच में जब प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान करा था, तब उन्होंने कहा था कि हमने पूरी वर्किंग करी है और एक कमेटी बनाई है जिसने लैंड बैंक को चिन्हित कर दिया है। फॉरेन कंपनीज को ऑफर करा जाएगा कि आप यहाँ आइए, सिंगल विंडो पर क्लियरेंस आपको मिल जाएगी। ठीक है। लेकिन वो एक्चुअली मई से आज देखिए अगस्त एंड हो गया। अगर कोई कंपनी आनी होती तो आपने सुना होता, कोई कंपनी भी नहीं आई इंडिया में। ये बहुत बड़ा फेलियर है भारत सरकार का कि फॉरेन कंपनीज चाइना से मूव तो कर रही हैं, लेकिन वो रशिया जा रही हैं, ब्राजील जा रही हैं, वियतनाम जा रही हैं और तो और बांग्लादेश भी जा रही हैं, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं आ रही। दूसरी चीज, अब इन्हें और आज जो सवाल उठे हैं, एक तो डेटा को सही करके दीजिए, हो सकता है हमारी रैंकिंग फिर से 100, 120, 125 आ जाए, कोई बात नहीं। हमें एक ऑनेस्ट फीडबैक मिलेगा कि हम यहाँ पर खड़े हैं, तो हमें सुधार की जरूरत है और मोदी जी के पास 4 साल है और वो बढ़िया से सुधार करेंगे, देश के लिए बढ़िया काम करते हैं। ठीक है। आप देखिए, आप बच्चे का रिपोर्ट कार्ड है, अगर टीचर ने बच्चे को कम नंबर दिए तो आप मैनिपुलेट करके उसके बच्चे के एक दिन के लिए नंबर तो बढ़वा दोगे, लेकिन क्या वो बच्चा आगे चल के जीवन में आगे बढ़ पाएगा? नहीं। तो कम नंबर पर ये कोशिश मत करो कि टीचर से सांठ-गांठ करके आप बच्चे के नंबर बढ़वा दें। आप रिपोर्ट कार्ड इसीलिए तो होता है ना कि हम पता चले, आकलन करें कि हम कहाँ पर खड़े हैं। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बातें अभिषेक जी आपने कही हैं। बहुत शुक्रिया जनतंत्र टीवी से बातचीत करने के लिए, हमें समय देने के लिए। तो एक बात तो तय है कि नंबर्स के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया गया है उसको सबसे पहले रोकने की जरूरत है। हम जहां पर भी स्टैंड करते हैं उस वहीं से हमें सुधार करने की बेहद जरूरत है ताकि आगे की जो राह हो वो काफी बेहतर हो सके।
चलिए आगे बढ़ लेते हैं। रिलायंस रिटेल किशोर बयानी की फ्यूचर ग्रुप का अधिग्रहण करने जा रही है। उम्मीद है कि कल यानी कि शनिवार को ये डील फाइनल हो सकती है। इसके लिए फ्यूचर एंटरप्राइजेस के बोर्ड मीटिंग कल होने जा रही है। सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसमें सामने आया है कि इस डील के तहत रिलायंस इंडस्ट्रीज फ्यूचर ग्रुप का सभी कर्ज और दूसरी जिम्मेदारियां चुकाएगी। इस डील के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज फ्यूचर ग्रुप के 13,000 करोड़ रुपए का कर्ज भी चुकाएगी। साथ ही 7,000 करोड़ रुपए की दूसरी देनदारी भी रिलायंस ही चुकाएगी, जिनमें किराया वेंडर्स भुगतान शामिल है। रिलायंस इंडस्ट्रीज फ्यूचर ग्रुप को 30,000 करोड़ रुपए में खरीद सकती है। इसके लिए फ्यूचर ग्रुप अपनी ग्रोसरी कपड़े सप्लाई चेन में कंज्यूमर बिजनेस से जुड़ी 5 लिस्टेड कंपनियों का विलय पहले फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड में करेगी। इसके बाद एफईएल अपने रिटेल एसेट को 2 हिस्सों में बांटेगी। उन्हें 1 यूनिट के रूप में रिलायंस इंडस्ट्रीज को बेच देगी। हालांकि आधिकारिक तौर पर दोनों ही कंपनियों ने अभी इस डील से जुड़ी कोई भी जानकारी साझा नहीं की है। इस अधिग्रहण के बाद रिलायंस रिटेल का दायरा 18,000 स्टोर्स तक बढ़ सकता है, जो कंपनी के रेवेन्यू में 26,000 करोड़ रुपए जोड़ सकता है। इससे रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास भारतीय रिटेल बाजार की 1/3 हिस्सेदारी आ जाएगी। इस डील के मुताबिक फ्यूचर ग्रुप के रिटेल बिजनेस के साथ मुकेश अंबानी के रिलायंस ग्रुप को फ्यूचर एंटरप्राइजेस में भी 3,000 करोड़ रुपए में कुछ हिस्सेदारी मिल सकती है। बयानी के फ्यूचर रिटेल में बिग बाजार, ई-जोन फैशन एट बिग बाजार, फूड हॉल और इजी डे जैसे कई सुपरमार्केट ब्रांड्स शामिल हैं। वहीं अमेरिकी रिटेल दिग्गज वॉलमार्ट कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर चीनी वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन टिकटॉक की बोली लगाएगी। वॉलमार्ट ने टिकटॉक कंपनी में हिस्सेदारी के लिए रुचि दिखाई है और कहा है कि वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर साझेदारी करेगी। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट की टिकटॉक के साथ डील अंतिम फेज में है। जल्द ही इसको लेकर घोषणा की जा सकती है। वॉलमार्ट ने पुष्टि की है कि वो चीन की मशहूर वीडियो एप्लीकेशन को खरीदने में इंटरेस्टेड है। वॉलमार्ट का यह भी कहना है कि हमें विश्वास है कि वॉलमार्ट और माइक्रोसॉफ्ट की साझेदारी अमेरिकी सरकार के रेगुलेटर्स की टेंशन को खत्म करते हुए अमेरिका में टिकटॉक यूजर्स की अपेक्षाओं को पूरा करेगी। हालांकि टिकटॉक ने अभी इस पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। इस खबर के बाद वॉलमार्ट के शेयर में 5% का उछाल देखने को मिला। सूत्रों से जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइट डांस को अपने अमेरिकी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए कारोबारी डील से 20 बिलियन से लेकर 30 बिलियन डॉलर मिलने की संभावना है। सूत्रों का यह भी कहना है कि इसने अभी तक खरीदार नहीं चुना है, लेकिन आने वाले दिनों में इस सौदे की घोषणा की जा सकती है। वॉलमार्ट की पुष्टि के साथ ही वो ओरेकल समेत टेक कंपनी पर बोली लगाने वाली कंपनियों में शामिल हुई है। अमेरिका में टिकटॉक के भविष्य को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था। इस ऑर्डर में उन्होंने कहा था कि अगर टिकटॉक को अमेरिका में बिजनेस जारी रखना है तो 90 दिनों के अंदर इसे बेचना होगा और मौजूदा डेटा को डिलीट करना होगा। आपको यह भी बता दें कि बीते हफ्ते टिकटॉक के सीईओ केविन मेयर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रतिबंध के चलते इस्तीफा दे दिया था। फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।